तो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट हो चुका था। अब उसके बाद जो पार्टनरशिप फर्म में एक सिचुएशंस आता है, उस सिचुएशंस को लेके हम लोग को मूव करना है। वो सिचुएशन क्या है? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, ये जो रिकंस्टिट्यूशन वर्ड है, ये रिकंस्टिट्यूशन वर्ड का मतलब क्या है? अगर इसको हम एनालिसिस करें तो इसमें दो वर्ड मिलेगा, एक है री प्लस कंस्टिट्यूशन। कंस्टिट्यूशन वर्ड का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, तो रिकंस्टिट्यूशन वर्ड का क्या मतलब हुआ? रीफॉर्मेशन। क्या पता चल जा रहा है कि पहले जो पार्टनरशिप फर्म फॉर्म हुआ था, बाद में वही पार्टनरशिप फर्म कुछ ऐसा सिचुएशंस आ रहा है जब वही पार्टनरशिप फर्म फिर से फॉर्म हो रहा है, तब उस सिचुएशंस को हम बोलेंगे रिकंस्टिट्यूशंस। ठीक है, क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस हम बनाते थे, वो क्या था कि पार्टनरशिप फर्म जैसे उसी हिसाब से चल रहा था, उस हिसाब से जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या तो फिर नेट लॉस डिटरमाइन हो रहा था, वो अल्टीमेटली पार्टनर लोगों के बीच में हम लोग बांट देते थे। मगर बाद में जाके बहुत ऐसा सिचुएशंस हो सकता है जिसके कारण से जो पहला पार्टनरशिप फर्म था उसमें चेंजेस आ सकता है। अब पार्टनरशिप फर्म में चेंजेस आना मतलब क्या? देखो अच्छी तरह से सुनना ही है। पार्टनरशिप फर्म, ये जो पार्टनरशिप फर्म है, ये पार्टनरशिप फर्म का बेस क्या है? इसका बेस है पार्टनरशिप डीड। ये है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म, इसका प्रेजेंस, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है कहाँ से हुआ है? पार्टनरशिप डीड से। ठीक है, अगर मान लो बाद में जाके कोई भी कारण से ये डीड में चेंजेस आए तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप फर्म में भी चेंजेस आएगा। ठीक ना? तो इसीलिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है पार्टनरशिप फर्म का, जब एक से ज़्यादा जब पार्टनर या तो फिर एक से ज़्यादा पार्टनर मिलके एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के ऊपर बेस करके एक सबके बीच में एक लीगल एग्रीमेंट बना ले, जिसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। वो पार्टनरशिप डीड से अल्टीमेटली एक पार्टनरशिप फर्म तैयार होता है। अब बाद में ऐसा बहुत सारा सिचुएशंस हो सकते हैं जिसके कारण से जो पहला पार्टनरशिप डीड था, जैसे इसको हम कर लेते हैं अर्लियर, जो पहले पार्टनरशिप डीड था उसमें कुछ चेंजेस लाना ज़रूरत है। अब जब उस पार्टनरशिप डीड, जो पहला पार्टनरशिप डीड था, उसमें जब चेंजेस हम लाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये हो सकता है, अगर बेस ही चेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर जो चीज़ है उसमें भी चेंजेस आ सकता है या तो फिर आएगा ही। तो जब पार्टनरशिप डीड में चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली जो पार्टनरशिप फॉर्म होगा उसमें भी चेंजेस आएगा, तब हम उसको बोलेंगे रिकंस्टिट्यूशंस ऑफ द फर्म। ठीक है, तो पहले ये हम लोगों को समझ में आ चुका है कि पार्टनरशिप फर्म में जो रिकंस्टिट्यूशंस होता है उसके पीछे जो कारण है वो कारण है चेंजेस इन पार्टनरशिप डीड। अब हम लोगों को ये सिर्फ देखना है कि ये जो पार्टनरशिप डीड है, ये पार्टनरशिप डीड में चेंजेस किस किस कारण से आ सकता है। Causes of changes in partnership deed। अब किस किस कारण से पार्टनरशिप डीड में चेंजेस आ सकता है? इसमें चेंज आएगा तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप फॉर्म में भी चेंज आएगा, तभी हम उसको बोलेंगे कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म। तो पार्टनरशिप डीड में चेंज आ सकता है। पहला जो कारण है वो हो सकता है चेंजेस इन PSR। PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पूरा लॉजिकली सोचना कि जो पार्टनरशिप डीड में पहले जो PSR है, मान लो बाद में जाके जॉय,
रोशन और गोपाल, पहले जो उन लोगों का पीएसआर था वो था मान लेते 1:1:1, बाद में जाके उन लोग सोच रहे हैं कि नहीं, अब से जो पीएसआर है वो चेंज होकर 3:2:1 करना होगा। तो इसके कारण से भी पार्टनरशिप डीड में चेंज आएगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड में चेंज होने के पीछे जितना भी कारण है उसके पीछे कारण एक है क्या है, चेंजेस इन पीएसआर। उसके पीछे और क्या कारण हो सकता है पार्टनरशिप डीड में, एक हो सकता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक ना, क्योंकि अगर नया कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है तो ऑटोमेटिकली पहले जहाँ पे चेंजेस लाना होगा वो है पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड चेंज होगा किसके कारण से, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो ऑटोमेटिकली जो पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनरशिप फर्म भी फिर से रिकंस्टिट्यूट करना होगा, तो ठीक तरीके से तैयार करना होगा, क्योंकि इसका बेस क्या है, पार्टनरशिप टाइप। अगर पार्टनरशिप डीड में ही चेंजेस आएगा तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप फर्म उसमें भी तो चेंजेस आएगा ही। तो उस सिचुएशंस को ही बोला जाता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, तो और क्या कारण हो सकता है, जैसे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, उस हिसाब से मान लो जो न्यू पार्टनर है वो है मल्लिका। तो मल्लिका आने के बाद जो नंबर ऑफ पार्टनर है वो 3 से 4, क्योंकि जॉय, रोशन, गोपाल और मल्लिका। उसके बाद और क्या कारण हो सकता है, उसके पीछे और एक कारण हो सकता है कि रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। मान लो ये पार्टनर जॉय है, जॉय रिटायरमेंट ले रहा है पार्टनरशिप फॉर्म में, तो ऑटोमेटिकली जो पार्टनरशिप डीड था अर्लियर, जो पार्टनरशिप डीड था उसमें से जॉय का नाम डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट होने के बाद जो, अगर मान लेते 2 जन या तो फिर मल्लिका को लेके 3 जन है, उन लोगों के बीच में एक नया पार्टनरशिप फॉर्म तैयार होगा, दैट इज रिकंस्टिट्यूट होगा, रिफ्रेमिंग होगा। तो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो पार्टनरशिप फॉर्म भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण से भी पार्टनरशिप फॉर्म में चेंजेस आ सकते हैं। और क्या कारण हो सकता है, और एक कारण है डेथ ऑफ ए पार्टनर। कोई एक जन पार्टनर का डेथ हो चुका है, तो उसके कारण से भी सेम, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है कि रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और डेथ ऑफ ए पार्टनर, अल्टीमेटली ये दोनों सिचुएशन में जो पार्टनर है ये फॉर्म से निकल के बाहर चला जा रहा है। तो ये जितना कारण है, के ये सब कारण होने के पीछे जो चेंजेस आ रहा है, जो इम्पैक्ट हो रहा है, वो कौन सा चीज़ इम्पैक्टेड हो रहा है, पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली जो अर्लियर पार्टनरशिप डीड है वो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर एक नया पार्टनरशिप डीड बनेगा जितना भी पार्टनर बचा हुआ है। ठीक है, तो उनके ऊपर बेस करके जो पार्टनरशिप फॉर्म बनेगा वो पार्टनरशिप फॉर्म नया तरीका से चलेगा। तो नया तरीका से, दैट इज रीफॉर्मिंग, दैट इज रिकंस्टिट्यूशन, क्योंकि जब ये नया पार्टनरशिप डीड ये कैंसिल होकर, अर्लियर पार्टनरशिप डीड कैंसिल होकर जब न्यू पार्टनरशिप डीड बनेगा उसके ऊपर बेस करके जब नया पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे, उसमें उस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि जो नया पीएसआर है उस हिसाब से मिलेगा, किसको सैलरी मिलेगा, किसको सैलरी नहीं मिलेगा। तो जितना भी है, जॉय रिटायरमेंट ले रहा है तो जॉय को अभी शेयर ऑफ प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं मिलेगा, जो मल्लिका नया एडमिशन हुआ है ना मल्लिका को मिलेगा। तो ये सब चीज़ के ऊपर बेस करके जो नया पार्टनरशिप डीड बनेगा उसके ऊपर बेस करके जो नया पीएल एप्रोप्रिएशन है उसको बनाना होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार रिकैप कर देते। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, क्योंकि पहले हम लोग पीएल अप्रो बना चुके थे कि एक पहले पार्टनरशिप डीड बनाया है पार्टनर लोग, उसके ऊपर बेस करके जैसा पीएसआर है उस हिसाब से किसको सैलरी मिलेगा, किसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, किसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है फॉर्म को, ये सब हम लोग कर चुके। अब बाद में जाके कुछ ऐसे भी सिचुएशंस आ सकते हैं जिसके कारण से जो पार्टनरशिप फॉर्म का बेस है दैट इज पार्टनरशिप डीड उसमें चेंजेस आ सकता है। अब जब पार्टनरशिप डीड में ही चेंज आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसका इंपैक्ट कहाँ पे आ जाएगा, पार्टनरशिप फॉर्म में। तो ये जो पार्टनरशिप फॉर्म में चेंजेस आएगा, जिस तरीके से नया तरीका से पार्टनरशिप फॉर्म को चलाना होगा उसी को बोला जाता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, दैट इज रिफॉर्मेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। अभी ये चेंजेस पार्टनरशिप डीड में कहाँ किसके कौन से कारण से आ सकता है, पहला जो कारण हो सकता है वो चेंजेस इन पीएसआर, उसके बाद एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ये सब कारण देखो, सब कारण के पीछे जो इंपैक्टेड होगा वो हर समय पार्टनरशिप डीडी होगा। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये सब कुछ कारण होने के बाद ये जो पार्टनरशिप डीड है अर्लियर वाला ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बदले में एक नया पार्टनरशिप डीड हम लोग की जो प्रेजेंट सिनेरियो है उस जगह पे
आ जाएगा। ठीक है, तो उस तरीका से पार्टनरशिप फॉर्म को चलाना है। ठीक है, तो इस सिचुएशंस को बोला जाता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, अब बहुत अच्छी तरीके से सुनना, ये चारों जो कारण है पार्टनरशिप डीड में चेंजेस लाने का, ये जो चारों कारण है, चेंजेस इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये चारों जो भी कारण है, इसका जो एडजस्टमेंट्स करना होगा, अगर एक समझ लोगे तो ऑटोमेटिकली सब जगह पे सेम तरीका से सेम ट्रीटमेंट या तो फिर एडजस्टमेंट्स हो जाएगा। अगर एक समझ लोगे तो ऑटोमेटिकली वही कंसेप्ट इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे अप्लाई हो जाएगा। इसलिए बहुत अच्छी तरीका से एक पार्ट को समझना है। अगर एक पार्ट को हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो तीनों चैप्टर है, ये कुल मिला के 1 2 3 4 चारों चैप्टर, अगर एक चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बाद बाकी जितना तीनों चैप्टर है, ये तीनों चैप्टर ही हम लोग का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो हम लोग डिस्कस करेंगे एक चैप्टर को, पहले इसको लेके चेंजेस इन पीएसआर, इसको लेके जब हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देके सुनना समझना, तो इसको अगर समझ लोगे तो ऑटोमेटिकली तीनों जो चैप्टर है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये तीनों ही हम लोग का कंसेप्चुअली कंप्लीट हो जाएगा और टाइम भी बहुत सेव हो जाएगा। लर्न करने मत जाना, पूरा कंसेप्चुअली समझना। ठीक है, अच्छा अब तुम लोग बोलोगे ये कैसे हो सकता है कि एक जो चेंजेस, एक जो कारण है पार्टनरशिप डीड में चेंजेस लाने का, अगर एक चीज़ को हम समझ लेंगे तो बाद बाकी जितना भी कारण है सबका एंट्री कैसे हम लोगों को पता चल जाएगा। कारण यही है, देखो ये जो चारों कारण है, अल्टीमेटली ये चारों कारण किसको इम्पैक्ट कर रहा है, पार्टनरशिप डीड को चेंजेस होने में इम्पैक्ट कर रहा है। तो अगर एक कारण को समझ लेंगे जो अल्टीमेटली चेंजेस कहाँ पे ला रहा है, पार्टनरशिप डीड में, तो ये भी तो चेंजेस ला रहा है पार्टनरशिप डीड में। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ये भी तो चेंजेस ला रहा है पार्टनरशिप डीड में। और जो डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये भी तो चेंजेस ला रहा है पार्टनरशिप डीड में। तो ये जो पार्टनरशिप डीड में चेंजेस हो रहा है, ये तो सेम एक ही चीज हो रहा है ना, जो इवेंट हो रहा है कि चेंजेस इन पार्टनरशिप डीड। अब इसके पीछे जो कारण है वो एक से ज्यादा है, मगर जो चेंजेस हो रहा है वो तो एक ही जगह पे हो रहा है। इसीलिए जो चेंजेस हो रहा है उसको कैसे टैकल करना है वो अगर हम लोग समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो चारों कारण है, वो चारों कारण का जो एडजस्टमेंट करना है वो हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे उसको समझना। ठीक है, उसको समझ लेंगे तो बाद बाकी जितना भी है सब कुछ हम लोगों का हो जाएगा, कैसे एडजस्टमेंट्स को करना है। ठीक है, तो पहले हम लोगों का जो डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे वो चेंजेस इन पार्टनरशिप ड्यू टू चेंजेस इन पीएसआर, इसको लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है चेंजेस इन पार्टनरशिप डीड, या तो फिर लिख सकते हो पार्टनरशिप फॉर्म। सब जगह पे देखना इसी वर्ड को यूज हो किया जाएगा कि पार्टनरशिप फॉर्म में चेंजेस आ रहा है, मगर हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्चुअली मूव कर रहे हैं ना, तो पार्टनरशिप फॉर्म में चेंजेस होगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड में चेंजेस आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग ये सीखेंगे कि चेंजेस इन पार्टनरशिप डीड ड्यू टू चेंजेस इन पीएसआर। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल के थ्रू आहिस्ते आहिस्ते हम लोग को मूव करना है और तुम लोगों को सोचना है। ठीक है, कॉमन सेंस को यूज करके सोचना है सिर्फ। जैसे मान लो जॉय, रोशन और गोपाल, ये तीनों जो पहले पार्टनरशिप डीड था उस हिसाब से ये तीनों का जो पीएसआर था वो मान लेते 1:1:1। ये पहले हम लोग को ना इसका इंटरप्रिटेशंस करना है, तभी हम सामने जो भी चीज़ है उसको अच्छी तरीके से इंटरप्रिट कर पाएंगे। जॉय, रोशन, गोपाल 1:1 इन लोगों का है ओल्ड पीएसआर। क्यों ओल्ड पीएसआर? क्योंकि इसके बाद नया पीएसआर आया, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ओल्ड पीएसआर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मगर इसका मतलब क्या होता है, पीएसआर का मतलब क्या होता है? अगर तुम लोगों को मैं पूछूं, तुम लोग बोलोगे पीएसआर का मतलब यही होता है कि बिजनेस में जितना प्रॉफिट होगा या तो फिर लॉस होगा वो इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर लोगों के बीच में। मैं बोलूँगा सही है, एक एग्जाम्पल देके बताओ। तो
रोशन यही बताएगा कि भैया मान लीजिए कि अगर बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट अगर 6 हुआ है, जो रेसिडुअल प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट है, वो मान लीजिए 6 हुआ है, तो 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे और 3 से डिवाइड करके जो एक एक पार्ट होगा उस एक एक पार्ट को जॉय को मिलेगा, रोशन को मिलेगा, गोपाल को मिलेगा, दैट इज 2 2 2 करके मिल जाएगा, इक्वली मिल जाएगा। तो यही है पीएसआर का इंटरप्रिटेशन। मैंने उस समय रोशन को बोला इसके बाद भी और एक इंटरप्रिटेशंस है पीएसआर का, इंपॉर्टेंस है समझना, वो क्या है। जॉय बोल रहा है, गोपाल बोल रहा है कि वो तो हम लोगों को नहीं पता है, क्या हो सकता है आप थोड़ा बताइए। मैंने बोला कि देखो अच्छी तरीके से सोचो, ये जो फार्म है, ये फार्म कौन सा है, रोशन, गोपाल, जॉय एसोसिएट्स। ये जो फार्म है, ये फर्म का जो ओनर है, जो ओनरशिप है, उस हिसाब से सबका इक्वल राइट है। ये जॉय का पोर्शन, ये गोपाल का पोर्शन, ये रोशन का पोर्शन। अच्छी तरीके से प्लीज सुनना, जो रोशन, गोपाल, जॉय एसोसिएट्स है, जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, इस फर्म में टोटल पूरा जो फर्म है उसका जो 3 इक्वल हिस्सा है, ओनरशिप है, उसमें एक पार्ट है जॉय का, एक पार्ट है गोपाल का, एक पार्ट है रोशन का। ये कैसे पता चला, ये पीएसआर से ही पता चला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि एक फर्म में जितना टोटल एसेट है या तो फिर लायबिलिटी है, जो अल्टीमेटली एक फर्म है, उसका जो ओनरशिप है किसको कितना मिलेगा वो हम लोग समझ सकते हैं पीएसआर को देख के। जैसे इस जगह पे 1:1:1 दैट इज इक्वली, तो इस हिसाब से जो पूरा फर्म है उस फर्म का इक्वल अगर 3 पार्ट हम लोग करेंगे, उसमें गोपाल को 1 पार्ट मिलेगा, जॉय को 1 पार्ट मिलेगा, रोशन को 1 पार्ट मिलेगा। तो ये पीएसआर का और एक इंटरप्रिटेशन है कि फर्म का कौन जन कितना पार्ट का ओनरशिप होल्ड करके रखा है, वो भी हम पीएसआर से बता सकते हैं। प्लीज बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशंस को सुनना और समझना। और एक बार फिर, चेंजेस इन पार्टनरशिप डिड ड्यू टू चेंजेस इन पीएसआर। पीएसआर पहले जो था जिसको हम क्या बोलेंगे, ओल्ड पीएसआर, जैसे मान लेते 1:1, ठीक है। अब नया आ रहा है इसीलिए इसको हम ओल्ड बोलेंगे, और जो नया आएगा उसको हम न्यू पीएसआर बोलेंगे। एक काम करते, चलो लिख लेते इसको, जॉय, रोशन, गोपाल, जो न्यू पीएसआर है वो मान लेते 3:2:1, ठीक है। तो ये नया आया इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, न्यू पीएसआर, और जो पुराना था उसको हम क्या बोलेंगे, ओल्ड पीएसआर। ये सब वर्ड को याद रखना, बहुत यूज होने वाला है, ओल्ड पीएसआर, न्यू पीएसआर, ठीक है। तो ये जो पीएसआर का इंटरप्रिटेशन क्या होता है, तुम लोगों ने बताया, बिजनेस में या तो फिर फर्म में जितना प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उसको किस हिसाब से पार्टनर लोगों के बीच में बांटना है, बस यही। मगर इसके बाद भी और एक इंटरप्रिटेशन है पीएसआर का, वो है जो पूरा पार्टनरशिप फर्म है उसमें कौन सा पार्टनर का कितना हिस्सा, दैट इज ओनरशिप कितना है, उसको जानने के लिए भी हम लोग को क्या देखना है, ये पीएसआर को देखना है। तो पीएसआर पहले क्या था, 1:1:1, तो उस हिसाब से जॉय को भी इक्वल हिस्सा मिलेगा, गोपाल को भी इक्वल हिस्सा मिलेगा, रोशन को भी इक्वल हिस्सा मिलेगा, दैट इज फर्म को 3 भाग किया जाएगा, उस हिसाब से इक्वल हिस्सा जॉय, गोपाल और रोशन सबको मिलेगा। यह है और एक इंटरप्रिटेशन ऑफ पीएसआर, ठीक है। अच्छी तरीके से समझ लेना, ठीक है। चलो मूव करते हैं कि अब क्या चेंजेस हुआ है, क्योंकि हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को ये देखना है कि पहले जो पीएसआर था दैट इज 1:1:1, उस हिसाब से जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उस हिसाब से हम लोग बांटेंगे, और उस सिचुएशन में जो ओनरशिप था एक फर्म में वो ऐसा था। तो जो नया पीएसआर आया है, उस नया पीएसआर आने के कारण से
कहां पे क्या चेंजेस आया है वो पहले हम लोगों को अच्छी तरीके से कंसेप्चुअली समझना होगा, तब हम लोग उसको कैसे डील कर सकते हैं, उस डील करने के लिए एडजस्टमेंट अच्छी तरीके से दे पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इस जो नया पीएसआर आया, इस नया पीएसआर आने के कारण से कहां पे चेंजेस आए, कहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, किसका प्रॉब्लम हुआ है, किसका गेन हुआ है, वो हमें पहले देखना होगा। दैट इज इंपैक्ट देखना होगा। ये जो नया पीएसआर आया है उसका इंपैक्ट कहां कहां पर गिरा और कैसे इंपैक्ट आया, पॉजिटिवली या तो फिर नेगेटिवली, वो पहले अच्छी तरीके से हम लोग को समझना है, तभी जाके हम लोग एडजस्टमेंट अच्छी तरीके से कंसेप्चुअली कर पाएंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, अच्छा चलो, तो एक डायग्राम कर लेते हैं उस हिसाब से। एज पर न्यू पीएसआर जो था जॉय, रोशन और गोपाल में 3:2:1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अब जो फार्म है, बहुत अच्छी तरीके से सुनना, अब जो फार्म है इस फार्म को कितना भाग करना होगा? 6। उसमें से 3 मिलेगा जॉय को, उसमें से 2 मिलेगा रोशन को। ये अगर समझ लोगे ना तो और कुछ नहीं, ये रिकंस्टिट्यूशन कंसेप्ट में, और 1 मिलेगा गोपाल को। यही ना, इसका मतलब तो यही आया कि एज पर न्यू पीएसआर जो जॉय, रोशन और गोपाल है 3:2:1 आया, उस हिसाब से अब पूरा जो फॉर्म उसको हम डिवाइड करेंगे 6 से। उसमें से 3 पार्ट मिलेगा जॉय को, 2 पार्ट मिलेगा रोशन को और 1 पार्ट मिलेगा गोपाल को। ठीक है, तो यही हम इस जगह पे प्लॉटिंग करते हैं। देखो मैंने क्या किया, जो फॉर्म था, फॉर्म को मैंने क्या किया, 6 भाग में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 पार्ट। ठीक है, अब इस हिसाब से तीनों पार्ट किसको मिलेगा? जॉय को। तो एक काम करते हैं, ये जो पूरा तीनों पार्ट है बहुत अच्छी तरीके से देखना और समझना और स्टोरी सुनना। ये जितना भी पार्ट है 1 2 3, ये अब किसको मिल रहा है? जॉय भैया को मिल रहा है। 6 में से 2 पार्ट, ये वाला किसको मिल रहा है? रोशन को मिल रहा है। ठीक है, और जो एक पार्ट है, ये वाला पार्ट है 6 पार्ट, ये किसको मिल रहा है? ये मिल रहा है गोपाल को। ठीक है, ठीक है, अच्छी तरीके से देखो, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस चाहिए। जिसका ऑब्जर्वेशन जितना स्ट्रांग होगा वो बहुत अच्छी तरीके से ये समझ पाएगा। पहले जो सिचुएशंस था पहले एक बार देख लो। पहला सिचुएशन कुछ ऐसा था कि पीएसआर क्या था, 1:1:1। उस हिसाब से जो भी फर्म है उसका पूरा तीनों इक्वल हिस्सा हुआ था। उस हिसाब से एक पार्ट गोपाल को मिला था, जॉय को भी एक पार्ट मिला था, रोशन को भी एक पार्ट मिला था। ठीक है, ओनरशिप तीनों का सेम था। मगर जब न्यू पीएसआर आया, दैट इज 3:2:1, उस हिसाब से जब हम लोग ओनरशिप को बांटे, उस जगह से हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जॉय को मिल रहा है ये 1 2 3 तीनों पार्ट, रोशन को मिल रहा है 4 और 5th पार्ट दोनों मिला के, और गोपाल को मिल रहा है 6 वाला पार्ट। ठीक है, हम इस दोनों को एक ही जगह पे रखते तो तुम लोग अच्छी तरीके से कंपेयर कर पाओगे। ये वाला देखो, इस जगह पे ऐसा था, अब ऐसा हो रहा है। ये पूरा तीनों पार्ट अब जॉय को, ये 4 और 5th पार्ट रोशन को और 6 वाला पार्ट गोपाल को। ठीक है, ये था पहला सिचुएशन ओल्ड पीएसआर के हिसाब से। अब ये है नया सिचुएशन न्यू पीएसआर के हिसाब से। अच्छी तरीके से देखो। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करता हूं, क्या इंपैक्ट हुआ है तुम लोगों के हिसाब से एज पर न्यू पीएसआर? बताओ, सिर्फ देख के बताओ, कुछ अलग से सोचना नहीं है, कुछ अलग से सोचना नहीं है, सिर्फ देखो। ये पहला सिचुएशन था, ये आपका सिचुएशन है, ये वाला जॉय भैया का, ये रोशन भैया का, ये गोपाल भैया का, और ये था जॉय भैया का पहले, ये रोशन भैया का और ये गोपाल भैया का, तीनों ही सेम था।
ये दोनों पिक्चर देख के कंपेयर करके क्या लग रहा है कि ये जो न्यू पीएसआर है, इस न्यू पीएसआर से कहां पे चेंजेस आया है? सोचो, सिर्फ देखो और देख के सोचो। शायद तुम लोगों में से कोई बोल रहा है कि भैया जो चीज़ एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है, वो जॉय को पहले कम मिल रहा था। जॉय को पहले भैया कम मिल रहा था, अब जॉय को ज़्यादा मिल रहा है। दैट इज जॉय भैया इस जगह पे गेन कर रहा है ओनरशिप में। बहुत अच्छी तरीके से प्लीज सुनना, स्टोरी को समझना। जॉय भैया इस हिसाब से जो हम लोग देख रहे हैं, इस हिसाब से जॉय को गेन हो रहा है ओनरशिप में, ठीक है। और भैया रोशन का भी देख के कुछ पता नहीं लग रहा है, मगर रोशन का कुछ पता नहीं, मगर और एक चीज को बहुत क्लियरली देख के पता लग रहा है कि ये गोपाल को पहले बहुत ही ज्यादा मिलता था, अब कम हो गया है। ठीक है, लिख दो, गोपाल लूज कर रहा है। ठीक है, गोपाल लूज कर रहा है, दैट इज, और एक भी बोल सकते हैं सैक्रिफाइस कर रहे हो, छोड़ रहा है। ठीक है, कहां पे? ओनरशिप में। ठीक है, तो मैंने पूछा रोशन का, तुम बोलोगे भैया रोशन का ना ठीक पता नहीं चल रहा है, मगर ये जॉय और गोपाल का एकदम क्लियरली पता चल जा रहा है कि जॉय को ज़्यादा मिल रहा है और गोपाल सैक्रिफाइस कर रहा है। जितना मिल रहा था पहले गोपाल को, उससे कम अभी गोपाल को ओनरशिप में मिल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़, ये जॉय और गोपाल का जो शेयर ऑफ ओनरशिप है, इसमें क्या चेंजेस हुआ है वो क्लियरली देखने से हम लोग को पता चल जा रहा है। तो देखो, ये जो ओनरशिप में चेंजेस हुआ है, अगर मैं अब पूछूं कारण क्या है, ये जो चेंजेस आया है ओनरशिप में, उसके पीछे कारण क्या है? तुम लोग यही बोलोगे, चेंजेस इन पीएसआर। पीएसआर के चेंज होने के कारण से ओनरशिप में ये चेंजेस आया। ठीक है, अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग मूव कर रहे हैं। ये जो पीएसआर में चेंजेस आ रहा है, चेंजेस आने के कारण से क्या इंपैक्ट आ रहा है और किसके ऊपर कैसा इंपैक्ट आ रहा है, पहले उसको हम खोजेंगे, उसको हम समझेंगे, उसके बाद उसको एडजस्टमेंट करने के लिए क्या कर रहे हैं उसको समझेंगे। ठीक है, तो ये जो चेंजेस आया पीएसआर में, उसके कारण से ये ओनरशिप में चेंजेस आए, जो क्लियरली हम लोगों को समझ में आ रहा है कि जॉय को गेन हो रहा है और गोपाल को लूज, या तो फिर वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, अगर यही चीज को हम लोग कुछ ड्रॉ ऐसे करें कि जॉय तो ऐसा स्माइली फेस कि उसको ज़्यादा मिला है न्यू पीएसआर के हिसाब से, और गोपाल का फेस क्या हो चुका है, ऐसा। ठीक ना, ये वाला फेस हुआ जॉय का और ये वाला फेस हुआ किसका? गोपाल का। अब एक चीज समझना है, या तो फिर कंसेप्चुअली अगर इस चीज का आंसर तुम लोगों से मैं मांगू, क्या आंसर होगा, तुम लोग सोचना, सोच के बताना कि गोपाल जो सैक्रिफाइस वो कर रहा है, वो जो छोड़ रहा है, और जॉय को जो मिल रहा है, इसके लिए दैट इज जॉय को गेन हो रहा है, गेन हो रहा है। तो ये गेन के लिए जॉय को कुछ देना नहीं होगा, ऐसे ही से उसको मिल जाएगा। सोचो तो, ये दुनिया में, ये दुनिया में अगर किसी भी जगह पे गेन करना है तो उसके लिए तो कुछ देना पड़ता है, और अगर कोई सैक्रिफाइस करेगा, अगर कोई सैक्रिफाइस करेगा तो ये सैक्रिफाइस के लिए उसको कुछ मिलना चाहिए। ये सिंपल सा बात है। देखो, जो एक बिजनेस फॉर्म था, इसी जगह से मैं समझाता हूं, ये जो फॉर्म था वो तो यही था ना, इसका साइज में तो कुछ चेंजेस नहीं आया है।
पहले जो था अभी भी वही है, इसका साइज, इसका जो एसेट वैल्यू है सब तो सेम ही है, मगर पहले जो पीएसआर था उस हिसाब से ओनरशिप अलग था, अब कुछ ओनरशिप अलग हुआ है। तो ऑब्वियसली जब साइज सेम है और ओनरशिप में चेंजेस आया है तो ऑब्वियसली इस जगह से ये वाला चीज बहुत ही क्लियर हो रहा है कि कोई पार्टनर उसका पोर्शन छोड़ रहा है, दैट इज उसका जो ओनरशिप है, उसका जो ओनरशिप है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, और जो गेन कर रहा है ओनरशिप, वो कौन सा पार्ट गेन कर रहा है? जितना एक जन पार्टनर जो गोपाल छोड़ रहा है वही ऑब्वियसली जॉय गेन कर रहा है। सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है, क्योंकि फॉर्म तो बड़ा नहीं हो रहा है ना, फॉर्म का जो फॉर्मेशन था या तो फिर उसका जो साइज था वो पहले के बराबर ही है। तो अगर उस जगह में कोई एक जन पार्टनर ज्यादा गेन कर रहा है तो ऑब्वियसली दूसरा कोई पार्टनर छोड़ेगा तभी वो पार्टनर गेन करेगा। तो इस जगह पे क्लियरली गोपाल छोड़ रहा है और जॉय को मिल रहा है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है, गोपाल क्या जॉय को ऐसे ही दे देगा ये वाला ओनरशिप पोर्शन जो ये छोड़ रहा है और जॉय को मिल रहा है, ऐसे वो छोड़ देगा? नहीं ना, क्योंकि दोनों ही आया बिजनेस करने के लिए, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, पैसा लगाया है प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। उस जगह पे तो अच्छा बेस्ट फ्रेंड ये वाला कोई नहीं चलता है ना। तो उस हिसाब से गोपाल क्या बताएगा जॉय को कि देखो जॉय, ये जो पोर्शन ऑफ ओनरशिप मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं और जो तुम्हें मिल रहा है उसके बदले में तुम्हें क्या करना है, मुझे कंपेंसेट करना है। तुम्हें क्या करना है, मुझे कंपेंसेट करना है। अब जॉय बताएगा ठीक है कितना कंपेंसेट करना है वो बताओ, उस हिसाब से मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा बस। तो जॉय तब बताएगा तुम्हारे पास से मैंने जितना ओनरशिप मिला उस हिसाब से मैंने तुम्हें पेमेंट कर दिया, काम खत्म। ठीक है, तो अब देखो ये इंपैक्ट जो नया पीएसआर आया है, इस पीएसआर कहां पे इंपैक्ट किया, गोपाल के ओनरशिप में और जॉय के ओनरशिप में, और उसके इस जगह पे गोपाल के ओनरशिप में कैसे, नेगेटिवली, नेगेटिवली, और जॉय के इस जगह पे पॉजिटिवली इंपैक्ट हुआ है ना। तो उस हिसाब से ये इंपैक्ट हम लोगों को पता चल चुका है। अब एडजस्टमेंट क्या करना है, ये जितना सेक्रीफाइस किया है उसका जितना मॉनेटरी वैल्यू बनता है, जो हम लोग बाद में कैसे कंप्यूट करना है वो सीखेंगे, वो कंप्यूट करके पेमेंट करना है, बस वही होगा एडजस्टमेंट जर्नल। तो एडजस्टमेंट जर्नल हम लोग जो क्लास 11 से जिस टेक्निक से सीख रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली जर्नल नहीं सीखेंगे। पहले हम लोग को देखना है जो हो रहा है उस होने के बाद क्या कौन सा चीज इंपैक्टेड हो रहा है, इफेक्टेड हो रहा है, वो इफेक्ट कितना कैसे हो रहा है, उसको कैसे मॉनेटरी टर्म में मेजर करना है, उसके बाद कैसे उसको जर्नलाइज करना है, उस तरीके से हम लोग जर्नल पास